लो भाई करें स्टार्ट। फैक्टर्स तक पहुंच गए थे ना। एक फैक्टर हो गया। चलो ठीक है, सेकंड सेकंड फैक्टर की हेडिंग लिखो। जेड इफेक्टिव। बताओ जेड इफेक्ट से आईपी का रिलेशन। अब बस बातें बंद कर देना और वो बंद करो यार, खिड़की बंद कर दो। खिड़की बंद कर दो। देखो, सेकंड फैक्टर आ रहा है जेड, यहाँ पर जेड इफेक्टिव। बताओ आईपी से रिलेशन जेड इफेक्ट का कैसे निकल करके आएगा, डायरेक्टली कि इनवर्सली। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आईपी का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए मुश्किल होता चला जाएगा, आईपी की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं अपन, यहाँ पर एग्जांपल लिया जाए मैंने यहाँ पे आईपी का ऑर्डर। आईपी का ऑर्डर हम ले रहे हैं सोडियम से लेके बात कर रहे हैं। मान लो ये सोडियम है, सोडियम से मूव कर रहा हूं मैं यहाँ पे आर्गन तक। कहां तक जा रहा हूं? क्या ये सभी थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं? क्या लेफ्ट राइट जाने पे जेड इफेक्ट बढ़ेगा? जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आईपी भी बढ़ेगा। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे अंदर, मेंशन कर रहा हूं जनरली। क्या लिख रहा हूं? जनरली, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट राइट जाने पे जेड इफेक्ट बढ़ने के साथ आईपी बढ़ेगा। बीच में एक से दो जगह ऐसे चेंजेस भी आएंगे जहां आईपी का ऑर्डर बढ़ते क्रम की जगह घटते क्रम में आएगा, इसलिए जनरली वर्ड यूज किया है। और अभी समझाता हूं कैसे चेंजेस आएंगे। ये नॉर्मल ट्रेंड है कि लेफ्ट राइट मूव करने पे जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आईपी बढ़ेगा। ठीक है, अब तीसरा फैक्टर देखो आप पहले। यहां पर थर्ड फैक्टर बोलता है, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल। पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल। ये पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल का मतलब क्या है? एक्चुअली पेनिट्रेशन पावर वर्ड का मतलब होता है क्लोजनेस। क्या होता है? और सबशेल की क्लोजनेस हम चेक कर रहे हैं न्यूक्लियस के थ्रू। क्या चेक कर रहे हैं? न्यूक्लियस के थ्रू। तो ये है पेनिट्रेशन पावर मींस क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस। क्या बोल रहा हूं? क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से कोई सबशेल कितना क्लोज है वो पेनिट्रेशन पावर डिनोट करता है। मुझे बताओ पेनिट्रेशन पावर का इफेक्ट जो है या पेनिट्रेशन पावर का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? सबसे पास में कौन होता है न्यूक्लियस के? एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, यही होगा, है ना। ये भी केवल तब तक लागू है, ध्यान रखना, जब तक एन की वैल्यू क्या हो, सेम शेल के लिए बात हो रही है कि सेम शेल का एस हमेशा पास होगा, पी दूर होगा, डी और दूर होगा, एफ और दूर होगा। बोलो सही है? ठीक है, पेनिट्रेशन पावर अगर मतलब मैं कह दूं सबशेल विच इज, एक लाइन लिख दे यहाँ पे, सबशेल क्लोजर टू न्यूक्लियस। सबशेल क्लोजर टू न्यूक्लियस। बताओ जो क्लोजर होगा न्यूक्लियस के उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा देनी पड़ेगी या कम? सबशेल क्लोजर टू न्यूक्लियस रिक्वायर्स मोर आईपी। बोल सकते हैं वाली बात, मोर आईपी वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड कहां दिक्कत आती है वो देखते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर बात करता हूं मैं बेरिलियम की। यहाँ पे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। आप कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं इसको? हीलियम। हीलियम का लिखा आपने इसको यहाँ पे 2s2 लिखा। और बोरोन की बात करें एटॉमिक नंबर कितना है? 5। बोरोन का लिखा आपने कॉन्फ़िगरेशन हीलियम। हीलियम का लिखा आपने इसको 2s2 और ये 2p1। मुझे बताओ यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका क्या n की वैल्यू इसका 2 है? क्या इसका भी n का वैल्यू आउटरमोस्ट शेल का वैल्यू 2 है? क्या आउटरमोस्ट शेल दोनों का सेम है? बिल्कुल। यहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा एस से और यहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा पी से। तो मुझे बताओ एस क्लोजर है कि पी क्लोजर है? एस क्लोजर है, तो रिक्वायर्ड एनर्जी विल बी मोर इन बेरिलियम देन बोरोन, क्योंकि जो पास में है वहां न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसमें लगने वाली एनर्जी की वैल्यू हमेशा पी के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। कह सकते हैं वाली बात, है ना। ये मैं कंपेयर ही क्यों कर रहा हूं? कंपेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि लेफ्ट राइट मूव करने पे जेड इफेक्ट बढ़ता है और आईपी बढ़ता है। उस हिसाब से बेरिलियम के बाद में आता है बोरोन। तो बेरिलियम के अगर बाद में बोरोन आता है तो बोरोन की आईपी ज्यादा होनी चाहिए, बेरिलियम की आईपी कम होनी चाहिए। लेकिन हो गया उल्टा। कौन से इफेक्ट के कारण से? पेनिट्रेशन पावर। कौन से इफेक्ट के कारण से? कि बेरिलियम की आईपी ज्यादा हो गई बोरोन से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 2s से निकलेगा जो कि पास में है और 2p जो है थोड़ा दूर है। अट्रैक्शन 2s में ज्यादा है तो आईपी की वैल्यू ज्यादा है। तो हम यहां कह सकते हैं एज एज पेनिट्रेशन पावर 2s इज ग्रेटर देन 2p। 2s की पेनिट्रेशन पावर जो है वो 2p से ज्यादा है। देयरफॉर आईपी किसकी ज्यादा होगी? बेरिलियम की ज्यादा होगी। किससे? आईपी ऑफ बोरोन। बोल सकते हैं बात, आईपी जो है बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा होगी। ये हम कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो लेफ्ट राइट जाने पर आईपी का जो ऑर्डर है वो अलग होना चाहिए था। बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए थी, बेरिलियम की कम होनी चाहिए थी, लेकिन हो गया उल्टा। यहां से हमने एक रूल बना लिया। रूल क्या बना लिया? रूल ये बना दिया कि आईपी ऑफ NS2 कॉन्फ़िगरेशन। देखो आप यहाँ पे देखो, एन की वैल्यू इसकी भी 2 है, तो ये है NS2 कॉन्फ़िगरेशन। आईपी जब भी होगी NS2 कॉन्फ़िगरेशन की वो NP1 वाले से ज्यादा होगी। NS2 की आईपी NP1 से ज्यादा। तो आईपी ऑफ NS2 इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ NP1 कॉन्फ़िगरेशन। हमेशा इस बात को ध्यान रखते हुए चलना। ये आईपी ऑफ NS2 इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ NP1। ठीक है, ये बात के लिए भी एक खास फैक्टर है कि वैलिड टिल डेल्टा Z इक्वल टू 1। ये भी ध्यान रखना आपको, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तब तक ही ये वैलिड है कि S2 वाले की P1 से आईपी
ज्यादा हो जाती है। इसी बेस पे कुछ ऑर्डर्स देख लो हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए, जैसे आईपी के ऑर्डर्स मुझे बताए गए हैं, बोला गया है बताइए इसके अंदर आईपी के ऑर्डर्स क्या निकल के आएंगे। तो जैसे फर्स्ट दिया है, बताइए बेरिलियम और बोरोन की बात करते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसका 5 है, क्या एटॉमिक नंबर डिफरेंस 1 है? हाँ ठीक है, इसका 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है और इसका 2p1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो s2 वाली की आईपी ज्यादा होगी। सही है। एक और लिया, बताओ बेरिलियम के नीचे कौन आता है? मैग्नीशियम। बोरोन के नीचे कौन आता है? एल्यूमिनियम। यहाँ होता है 13, यहाँ होता है 14, डिफरेंस कितना है? 1 का। क्या ये 3s2 है? क्या ये 3p1 है? आउटरमोस्ट में s2 वाली की आईपी p1 से ज्यादा होगी। बताओ मैग्नीशियम के नीचे कौन आता है? या चलो पहले जिंक की बात करते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। और इस, सॉरी, और ये यहाँ जिंक के बाद में गैलियम का लिया एटॉमिक नंबर 31। ठीक है, जिंक जो है 4 पीरियड का, तो इसको लिखते हैं 4s2, और यहाँ लिखते हैं 4p1। s2 और p1 डिफरेंस 1 का है, जिंक की आईपी ज्यादा है। बोलो सही है। अगर जिंक के नीचे बात करें, कैडमियम आता है क्या? 48। और इसके नीचे कौन आता है यहाँ पे? इंडियम। कौन आता है? इंडियम, 49, है ना। इसका लिखते हैं अपन 4s2 यहाँ पे, सॉरी 5s2 इसको लिखते हैं हम यहाँ पे, और ये लिखते हैं 5p1। s2 वाले की अगेन p1 से ज्यादा है। ऐसे ही अगर एक एग्जांपल और लूं मैं मरकरी का, मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80। और इसके बाद में यहां आता है कौन? थैलियम, 81। इसको लिखते हैं हम 6s2, क्या लिखते हैं? और इसको लिखते हैं हम 6p1। s2 वाले की अगेन p1 से ज्यादा है। एक एग्जाम्पल इसमें और ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं, ये है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। यहाँ लिया मैंने 6 नंबर पे, कैल्शियम की बात कर रहे हैं, और साथ में ले रहा हूं मैं यहाँ पर गैलियम को। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 31। यहाँ लिखते हैं 4s2, यहाँ लिखते हैं 4p1। मैं कहता हूं यहाँ पर भी कैल्शियम की आईपी जो है वो गैलियम से ज्यादा होती है, जबकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 11 आ रहा है, बट यहाँ पर भी वैलिड है, स्टिल वैलिड। ये एक एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे कि कैल्शियम गैलियम के अंदर कैल्शियम की आईपी गैलियम से ज्यादा होती है, स्टिल यहाँ पर वैलिड होता है। मतलब कुछ यूज नहीं करना है अपने को, यहाँ पर कुछ नई बात ध्यान नहीं रखनी है, बस ये ध्यान रखना है s2 वाले की p1 से आईपी ज्यादा है। अब वो कैल्शियम गैलियम आए तब भी आपको कर देना है, इसमें एटॉमिक नंबर का लफड़ा मत देखना, जबकि बाकी सब में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 चल रहा है, लेकिन इन सब में क्या, इन दोनों में क्या है? एटॉमिक नंबर डिफरेंस कितना आ गया? 11, तो भी ये वैलिड पाया जाता है। एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसके बाद में ये था पेनिट्रेशन पावर का इफेक्ट। अब चौथा फैक्टर मैं ले रहा हूं यहाँ पे, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्या है ये? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। किसकी बात कर रहे हैं? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस की। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आईपी को अफेक्ट करते हैं, और जो कॉन्फ़िगरेशंस थोड़े से एक्स्ट्रा स्टेबल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने में मुझे मुश्किल होगी, क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी को अफेक्ट होना नहीं देना चाहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं रेजिस्ट करेंगे, उस पॉइंट को रेजिस्ट करेंगे, तो आईपी आपको कंपैरेटिवली ज्यादा देनी पड़ेगी। तो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं, उनमें एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा हो जाती है। ठीक है, हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड में अगर बात करें, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक लाइन को कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस रिक्वायर्स मोर आईपी वैल्यू। कह सकते हैं ये बात? ठीक है, मोर आईपी वैल्यू। ठीक है, स्टेबिलिटी के ऑर्डर की अगर बात करें, आप बताओ स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें, तो सबसे आगे कौन होते हैं? फुल्ली फिल्ड, बोलो ना, फुल्ली फिल्ड। उसके बाद में कौन आते हैं? हाफ फील्ड वाले स्टेबल होते हैं, और लास्ट में आते हैं पार्शियली फील्ड वाले। कौन आते हैं? पार्शियली फील्ड। जो हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड के अलावा बचे वो सब पार्शियल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, फुल्ली फील्ड में कौन कौन आता है? ये तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। फुल्ली फील्ड में कौन कौन आता है? जैसे मैं बोलता हूँ S2 आ गया, P6 आ गया, D10 आ गया, है ना, F14 आ गया, ये सब फुल्ली फील्ड के पार्ट है। एच, अगर हाइड्रोजन इसमें हाफ फील्ड में बात करोगे, तो P3 होता है, P3 के बाद में D5 होता है, F7 होता है, ये हाफ फील्ड है। ध्यान रखना ये तीनों ही हाफ फील्ड है। S1 इज नेवर हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड नहीं होता है। S2 का फुल्ली फील्ड बोल देते हो, लेकिन S1 को कभी भी हाफ फील्ड नहीं कंसिडर किया गया है, ध्यान रखना। ये हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड वाला जो रूल होता है, वो लगता है केवल और केवल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में। किसमें लगता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी एक्जैक्टली सेम होती है। जैसे मैं बोलता हूं पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं पी के, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये एक्जैक्टली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं। इसकी एनर्जी अगर 5.1 है, तो इसकी 5.1 ही होगी, इसकी 5.1 ही होगी, इसकी 5.1 ही होगी, और सेम होगी। ये आपस में एक्जैक्टली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं। ये भी आपस में सेम एनर्जी वाले हैं, ये भी आपस में सेम एनर्जी वाले हैं। ये पी के हैं, ये डी के हैं, और ये एफ के हैं। तो इनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट, जिनकी एनर्जी एक्जैक्टली सेम होती है। लेकिन एस में डीजेनरेसी होती नहीं, क्योंकि ऑर्बिटल ही एक है। इनमें आप कह सकते हो कि 1 2 3 भरा, 3 में 3 तो हाफ फील्ड, और पूरे भर दिए तो फुल्ली फील्ड। 5 ऑर्बिटल में 5 भरे तो हाफ फील्ड, और पूरे भर दिए तो फुल्ली फील्ड। 7 में 7 भर दिए तो हाफ फील्ड, और पूरे भर दिए तो फुल्ली फील्ड। लेकिन एस में तो ऑर्बिटल ही एक है, इसमें डीजेनरेसी है ही नहीं। आप किसकी एनर्जी को किस दूसरे ऑर्बिटल से कंपेयर करोगे? अरे बोलो ना। तो इसमें तो मिनिमम आपको एक भरना ही पड़ेगा, तो उसको हाफ फील्ड नहीं बोलोगे।
हाफ फील्ड मतलब है डिजेनरल ऑर्बिटल्स के सेट में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना, ये है डिजेनरल ऑर्बिटल सेल, ये नहीं है। इसलिए S1 को कभी भी हाफ फील्ड कंसिडर नहीं किया जाता है। फुली फील्ड S2 तो है, पर ये हाफ फील्ड नहीं है। बस समझ में आ रहा है। पार्शियली फील्ड कौन बचे, इनके अलावा जो भी बचे, जैसे P1 हो गया, P2 हो गया, है ना, D1 से लेकर के 4 तक हो गया, या D6 से लेकर के 9 तक हो गया, ये सब जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं, पार्शियल फील्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो था कौन सा ऑर्डर, स्टेबिलिटी का। कौन सा ऑर्डर था, स्टेबिलिटी का। अब इस ऑर्डर से सर हम कैसे पता लगाएंगे आईपी इफेक्ट होगी, चेक करते चल रहे हैं यहाँ पर। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। कॉन्फिगरेशन बोलेंगे हीलियम, हीलियम के बाद लिखेंगे इसको आप 2s2 2p3। तो ये लिखा मैंने हीलियम, इसके बाद लिखा इसको यहाँ पे 2s2 और ये 2p3। और यहाँ पर लिखा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, हीलियम, हीलियम का लिखा इसको 2s2 2p4। बोलो, तो ये 2s2 2p4 यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो P3 कॉन्फिगरेशन है, विच इज व्हाट, हाफ फील्ड स्टेबल। ये हाफ फील्ड स्टेबल है, जबकि ये वाला देखोगे तो हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड, ये पार्शियली फील्ड है। तो इसकी कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो फिर इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है नाइट्रोजन की, तो आईपी किसकी ज्यादा होगी, हाँ, तो नाइट्रोजन की आईपी ज्यादा होगी। देयरफॉर आईपी की बात कंपेयर करो तो आईपी ऑफ नाइट्रोजन 7 इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ ऑक्सीजन 8। बोलो, ये ऑर्डर निकल के आ गया। यहाँ क्या था कॉन्फिगरेशन 2p3, और यहाँ कॉन्फिगरेशन क्या था 2p4। तो यहां से भी हमने एक रूल निकाल लिया। क्या रूल निकाल लिया, रूल क्या बन जाएगा बताओ यहाँ पे, कि हमेशा जब भी आईपी की बात होगी तो आईपी ऑफ np3, देखो np3 कॉन्फ़िगरेशन की आईपी np4 से ज्यादा होगी, तो आईपी ऑफ np4 से ज्यादा होने वाली है np3 की आईपी। बोलो इतना क्लियर है ना। ये बात ध्यान रखना, ये रूल भी केवल तब तक ही वैलिड है, वैलिड टिल डेल्टा z इक्वल टू 1 एंड अप टू फोर्थ पीरियड ओनली। एक नई बात इसमें ऐड होगी, अप टू फोर्थ पीरियड ओनली। उसमें ऐसा कुछ नहीं था, केवल चौथे आवर तक, चौथे पीरियड तक लगेगा ये रूल, कि np3 की आईपी np4 से ज्यादा हो जाएगी। और साथ में डेल्टा z इक्वल टू 1 इसमें स्पेशली मेंशन्ड है। इसमें कोई कोई अपवाद नहीं आएगा इसकी तरह। बात समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर डेल्टा z इक्वल टू 1 रहेगा और अप टू फोर्थ पीरियड रहेगा। जबकि यहाँ हमने देखो इस जगह पर फिफ्थ पीरियड में भी लगाया है, सिक्स पीरियड में भी लगाया है कि S2 वाले की P1 से ज्यादा, S2 वाले की P1 से ज्यादा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें फोर्थ पीरियड तक ही लगेगा। आप एग्जांपल्स देख लो चाहो तो यहाँ पर। बताओ एग्जांपल यहाँ पर आईपी के ऑर्डर्स का। बताओ, पहला लिया मैंने वही जो अपन करके आए हैं, फर्स्ट लिया नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 के हिसाब से 2p3 और ये 2p4। बोलो ना, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी ज्यादा हो गई आईपी। बोलो सही है, एटॉमिक नंबर डिफरेंस भी 1 है। नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है, फॉस्फोरस 15, और इसके नीचे कौन आता है, सल्फर 16। बोलो सही है। ये हो गया 3p3, ये हो गया 3p4, p3 की आईपी p4 से ज्यादा। तीसरा लिया एक एग्जाम्पल, मान लो फॉस्फोरस के नीचे कौन आता है, आर्सेनिक, और इसके नीचे कौन आता है, Ag34 आता है। ये हो गया 4p3 और ये हो गया 4p4, p3 की आईपी अगेन p4 से ज्यादा है। एक और लिया मैंने एग्जांपल के रूप में यहाँ पर, इसके नीचे कौन आता है बताओ, हाँ Sp कितना, एटॉमिक नंबर 51, और इसके नीचे कौन आता है यहाँ पर T, एटॉमिक नंबर कितना 52। इसका कॉन्फिगरेशन लिखा आपने 5p3 और इसके लिखा आपने 5p4। मैं कहता हूं यहां पर नहीं होगा, क्योंकि आप कौन से पीरियड में आ गए, हाँ, फोर्थ पीरियड में या फिफ्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में। तो यहां पर फिफ्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड में लेफ्ट राइट जाओगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आईपी बढ़ेगा। बस यहाँ np3 की आईपी np4 से ज्यादा नहीं करनी है, क्योंकि ये पांचवा पीरियड आ चुका है। ये केवल और केवल कहां तक वैलिड है, फोर्थ पीरियड तक ही लागू होता है। इस बात को ध्यान रखोगे। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आईपी को अफेक्ट करते हैं। हमने ये दोनों भी क्यों कंपेयर किए हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट मूव करने पे ऑक्सीजन बाद में आता है और नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन की आईपी ज्यादा होनी चाहिए और नाइट्रोजन की आईपी कम होनी चाहिए, लेकिन हो गया उल्टा, क्योंकि P3 की स्टेबिलिटी मैटर कर गई, P4 से उसकी आईपी को ज्यादा कर देता है। ठीक है, तीन बातें सीखी है हमने यहाँ पर। क्या सीखा है, तीन बातें पीरियड के अंदर। पहला, लेफ्ट राइट मूव करने पे जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आईपी बढ़ेगा। दूसरा, S2 वाली की आईपी P1 से ज्यादा हो जाएगी। तीसरा, P3 की आईपी P4 से ज्यादा हो जाएगी। ये तीन बातें हमें बैक टू बैक लगानी है, किसके अंदर, पीरियड के अंदर, जब एलिमेंट्स का हम आईपी का ऑर्डर निकालेंगे। तो अभी हम देखेंगे भी सही उसको, आप पहले इतना मेंशन कर लें। हाँ, जयप्रकाश कुमार कौन है, कोई है क्या, जयप्रकाश कुमार।
ये एटॉमिक नंबर वन के डिफरेंस वाली बात ध्यान रखेंगे, P3 की आईपी P4 से ज्यादा हुई है, P5 से या P6 से ज्यादा नहीं हुई है, ठीक है। सिर्फ P3 P4 में चेंज है, S2 P1 में चेंज है। बताया ना, NH2 NP1 में 6 पीरियड तक भी गए हैं, केवल उसमें है P3 P4 में 4 पीरियड तक वैलिडेशन। कहाँ लिखा है मैंने वहां पे? देखो, वैलिड टिल डेल्टा Z इक्वल टू 1, नॉट अप टू 4th पीरियड, लेकिन उसमें लिखा है।
हो गया। यहाँ पे लिख देना ये कौन सा पीरियड है, कौन सा पीरियड के एलिमेंट चाहिए, फिफ्थ पीरियड। हो गया सबका। अरे बहुत टाइम लगा रहे हो, जल्दी लिखो। देखो अब जो बातें हमने वहां सीखी है ये पूरे पॉइंट्स के अंदर, फैक्टर्स के अंदर, अब उसको यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। पीरियोडिक वेरिएशन देख रहे हैं किसका, आईपी का। याद है पीरियोडिक वेरिएशन वर्ड का मतलब मैंने आपको समझाया था। पीरियोडिक वेरिएशन वर्ड का मतलब था पीरियड में या ग्रुप में जाने पर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में क्या वेरिएशंस आते हैं, कौन सा फैक्टर आप यूज करोगे ट्रेंड निकालने के लिए, और कौन सा फैक्टर यूज नहीं करोगे वो भी आपको देखना है यहाँ पे, मतलब कौन सा फैक्टर इनडायरेक्टली यूज होगा वो चेक करना है। ठीक है, कर दे स्टार्ट। पीरियड के अंदर मैंने आपको तीन रूल्स बताए थे अभी, याद है। पहला रूल क्या बोलता है, आईपी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। बस चेंज कहां करना है, S2 वाली की आईपी कहां से ज्यादा हो जाएगी, और P3 की आईपी P4 से। बस ये तीन रूल्स बैक टू बैक फॉलो करना, आपको आईपी का ऑर्डर लगाने की दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मैंने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिखे हैं यहाँ पे, कौन से लिखे हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के अंदर हम IP1 और IP2 दोनों ऑर्डर देख रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले IP1 का ऑर्डर लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, लिथियम से लेकर के नियॉन तक मैंने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को मेंशन कर दिया। हीलियम, इसको लिखोगे आप, हीलियम के बाद में 2s1, ये 2s2, ये 2s2 2p1, 2p1 लिख दिया, 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, बोलो सही है ना। अब लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं, है ना। लेफ्ट राइट मूव करते तो पहला रूल क्या बोलता है, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, आईपी। तो लेफ्ट राइट मूव करने के जेड इफेक्ट के साथ में आईपी को बढ़ा दो। सो ये आपने क्या किया, ऑर्डर तो ये नहीं है, अभी तो दो रूल्स लगाना बाकी है ना। दूसरा रूल क्या बोलता है, S2 वाली की आईपी P1 से ज्यादा होती है ना, लेकिन अभी आपने बढ़ाने में S2 वाली की आईपी P1 से कम कर दी। देखो P1 ज्यादा है अभी, तो क्या करोगे, इसको आगे ले आओ और इसको पीछे ले जाओ ऑर्डर में। ठीक है, लगा दी दो रूल्स। तीसरा रूल क्या बोलता है, P3 की आईपी किससे ज्यादा होगी, P4 से। देखो P3 कहाँ है, ये रहा, और ये रहा P4, तो P3 को आगे ले आओ और P4 को पीछे ले जाओ, हो गया ऑर्डर। कर सकते हो, बताओ आईपी का ऑर्डर क्या आएगा, IP1 का ऑर्डर लिथियम, उसके बाद में बोरोन, फिर 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 और ये आ गया ऑर्डर। ठीक है, ये IP1 का ऑर्डर है आपके लिए यहाँ पर सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का। यहाँ इफेक्ट लगा पीपी का, याद है आपको, पीपी इफेक्ट पेनिट्रेशन पावर का, और यहाँ लगा हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड स्टेबिलिटी, याद है ना, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी वाला इफेक्ट। ठीक है, कर सकते हैं इस चीज को। ये तो कौन सा ऑर्डर था, IP1 का, कौन सा ऑर्डर था, IP1 का। मैं IP2 लगाना चाहता हूँ, तो IP2 के ऑर्डर का मतलब क्या है, समझ रहे हो। IP2 के ऑर्डर का मतलब ये है कि इन सभी एलिमेंट्स में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक निकल गया, दो नहीं। IP2 का मतलब है सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जा रही एनर्जी अभी निकला नहीं है। निकला अभी कितना है, एक। IP3 बोले तो दो निकाल देना, चार बोले तो तीन निकाल देना, दो बोले तो एक निकाल देना, एक कम निकाल देना, है ना। तो ये रहा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, बोलो सही है। कॉन्फिगरेशन बताओ, ये रह जाएगा अब 1s2, क्योंकि 1s2 2s1 था ना, 2s1 गया, ये हो जाएगा 2s2 से 2s1, 2s2 2p1
2p2, 2p3, 2p4 और ये हो जाएगा नियॉन वाला 2p5। बोल सही है। यहां से लेकर के यहां तक अगर आप देखो तो अभी भी सबका शेल सेकंड ही है, जबकि इसका तो शेल ही बदल गया, n=1 हो गया। और यहां से लेकर यहां तक सबका शेल अभी भी क्या है, सेकंड है। मतलब ये तो पक्की बात है, ये इन सबसे छोटा हो गया। और छोटा हो गया तो साइज भी छोटा हो गया, तो आईपी ज्यादा हो गई। दूसरी बात इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में भी आ गया हीलियम के, तो मैक्सिमम आईपी रखेगा। तो इसका मतलब आईपी2 के ऑर्डर में मैं क्या लिथियम को सबसे आगे कर सकता हूँ। तो आईपी2 के ऑर्डर के अंदर हम लिथियम को सबसे आगे लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये लिया मैंने आईपी2 का ऑर्डर यहाँ पे, जिसके अंदर मैंने पहले से ही लिथियम को सबसे आगे कर दिया है। ठीक है, ये सबसे आगे आ गया क्योंकि यहाँ पर n=2 क्या था, 1 था। अब बाकियों को अरेंज करते हैं। क्या ये सभी अभी भी सेकंड पीरियड में लाया कर रहे हैं। जब भी पीरियड की बात होती है 3 रूल लगाते हैं। ठीक है, पहला रूल क्या बोलता है, आईपी लेफ्ट राइट जाने पे जेड बढ़ने के साथ बढ़ेगा, लो बढ़ा दो। ठीक है, सेकंड रूल क्या बोलता है, NH2 की आईपी NP1 से ज्यादा हो जाएगी। देखो S2 कहाँ है, यहाँ पे ये रहा, और ये रहा NP1। आपके पास बोरोन हो गया NH2 और कार्बन हो गया NP1, क्योंकि आपने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए। अरे बोलो, तो अब ये आपने अभी देखो उल्टा करा हुआ है, तो इसको तो ले आओ इधर और इसको ले जाओ इधर। बोलो, ऐसी NP3 की आईपी NP4 से ज्यादा, तो इसको ले आओ इधर और इसको ले जाओ इधर। कर सकते हो क्या, इजी है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है अभी तक। ठीक है, इसमें अभी तक कुछ भी टफ नहीं आया है। ठीक है, ये सारा पार्ट चल रहा है। तो यहां पर हमने इन दोनों में एक्सचेंज किया और इन दोनों में एक्सचेंज किया। ठीक है, इन दोनों में और इन दोनों में। बताओ, ये तो आप लगा ही चुके हो। ये भी ऑर्डर लगा हुआ है आपके सामने। अभी सबसे ज्यादा कौन है, नियॉन। अरे लगा हुआ ना ऑर्डर। नियॉन के बाद कौन आएगा, फ्लोरीन या ऑक्सीजन। तो देख के बताओ फटाफट से, लिथियम के बाद में यहां आ गया नियॉन। अरे बोलो ना, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर हाँ नाइट्रोजन, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम। तो ये आ गया ऑर्डर किसका, आईपी2 का। ये आईपी2 का ऑर्डर है, ये आईपी2 का ऑर्डर है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ऑर्डर कैसे निकालना है। ठीक है, ये रहा। अरे बोलो ना, ठीक है। ये था पीरियड के अंदर वेरिएशन यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं यहाँ पे सेकंड पॉइंट, जो कि बोलता है इन अ ग्रुप। ग्रुप के अंदर क्या होगा, ग्रुप के अंदर कैसे वेरिएशंस देखोगे आप आईपी के। तो हम लोग ग्रुप में देख करके आए वैसे तो, कि साइज बढ़ेगा तो आईपी कम होगा, याद है आपको। लेकिन ग्रुप के अंदर अगर आप चेक करते हैं, जैसे पी ब्लॉक में चेक करते हैं या डी ब्लॉक में चेक करते हैं, तो आपको पता है ग्रुप के अंदर 2-3 वेरिएशंस हैं, साइज में चेंजेस आए थे, है ना। इन पी ब्लॉक, अगर मैं पी ब्लॉक की बात करता हूं, तो पी ब्लॉक के अंदर मुझे पता है साइज में एक जगह वेरिएशन आया था, अगर आपको याद हो, एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज में। एल्यूमिनियम का एटम नंबर 13 होता है, उसका 31 होता है, याद है। इन दोनों की साइज में साइज का ऑर्डर ये हो गया था, और इसका इफेक्ट का रीजन था ड्यू टू टीसी, याद है आपको, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अगर ये साइज का इंपैक्ट है, तो मैं कहता हूं आईपी का इंपैक्ट उल्टा हो जाएगा। एल्यूमिनियम से आईपी गैलियम की ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि साइज अगर ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए तो हमेशा नीचे वाले एलिमेंट की आईपी ज्यादा होती है। क्यों, चेक करो इसको यहां पर। ये तो था साइज का इंपैक्ट, साइज के कारण से दोनों एलिमेंट क्या हो गए, ऑलमोस्ट सेम साइज के हो गए। तो आप ऐसे सोचो कि मान लो ये एल्यूमिनियम है और ये भी एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम का एटम है और ये वाला एल्यूमिनियम का एटम है, ये एल्यूमिनियम और ये गैलियम है, सॉरी, ये रहा। इसका एटम नंबर 13 है और इसका 31 है। इलेक्ट्रॉन यहां भी इतनी दूरी पर है न्यूक्लियस से, और इलेक्ट्रॉन यहां भी उतनी दूरी पर है न्यूक्लियस से, क्योंकि साइज ऑलमोस्ट सेम हो चुका है। तो अब मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने में जहां मुश्किल होगी वहां आईपी ज्यादा देनी पड़ेगी। और मुश्किल होगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्शन से बता होगा। अट्रैक्शन कहां होगा, जहां न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होगी या कम होगी, हाँ ज्यादा होगी। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा। तो 31 प्रोटॉन्स ज्यादा है कि 13, तो ऑब्वियसली गैलियम की आईपी ज्यादा होगी। अरे बोलो ना। तो इससे एक बात यहां से निकाल लेते हैं कि जहां जहां भी कॉन्ट्रैक्शंस के रीजन के कारण से, कॉन्ट्रैक्शन टीसी का हो या एलसी का हो, ऊपर नीचे वाले एलिमेंट्स की अगर साइजेस में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी आ रही है, तो वहां हमेशा नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जेड इफेक्टिव ज्यादा होने के कारण से उसकी आईपी की वैल्यू ऊपर वाले से ज्यादा निकल करके आएगी। तो कह सकते हैं वाली बात। इसलिए कहीं ना कहीं गैलियम की आईपी कैसी हो गई, ज्यादा हो गई, ड्यू टू मोर जेड इफेक्टिव। कह सकते हैं ड्यू टू मोर जेड इफेक्टिव। अरे बोलो ना। बी, अगर मैं इसमें बात करता हूं यहाँ पे डी ब्लॉक के अंदर, किसमें बात करता हूं, डी ब्लॉक के अंदर देखते चलना। यहाँ पे डी ब्लॉक में बहुत सारे चेंजेस हैं। डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, जैसे अगर बात करते हैं हम साइज की, तो पता है 3D से 4D साइज बढ़ता था, और 4D 5D लगभग बराबर हो गया था ड्यू टू ट्रांजिशन इफेक्ट या लेंथेनाइट कंडीशन इफेक्ट। एलसी का इफेक्ट है यहाँ पे, है ना। अगर साइज का ऑर्डर ये है, तो आईपी का ऑर्डर क्या होगा, मैं बताऊं, देखो यहाँ पे ध्यान से। 3D से 4D साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 3D से 4D साइज बढ़ रही है, तो आईपी क्या होगी, कम। बोल सही है। और 4D 5D लगभग बराबर हो गया, तो आईडी 5D वाले की आईपी जो होगी ज्यादा हो जाएगा। अरे बोलो ना। तो यहां पर आईपी ज्यादा, यहाँ आईपी, तो अभी इस ऑर्डर को देखो आप यहाँ पे,
4D से 5D वाले की भी आईपी ज्यादा है, और 4D से 3D की आईपी भी ज्यादा है। इसका मतलब अगर मैं आईपी का नेट ऑर्डर निकालता हूं, नेट, तो उसमें 4D तो लास्ट में आने वाला है, बोलो ना। अब बात ये 3D और 5D में कैसे कंपेयर करें, तो 3D 5D में कंपेरिजन ऐसे करो कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, है ना। आपको पता है एक बात, मैंने जब आपको जेड इफेक्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आप लेफ्ट टू राइट जाओ, टॉप टू बॉटम जाओ या डायगनली जाओ, आपको मैक्सिमम साइज में चेंज 10 से 15% का दिखता है, इसलिए वो एलॉय बनाने में काम आते हैं। याद आ रहा है कुछ? तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में साइज में वेरिएशन नहीं होता है, और यही कारण था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में साइज को छोड़ करके जेड इफेक्ट इज द डोमिनेटिंग फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में हम साइज को छोड़ करके किसको लेते थे? जेड इफेक्ट का रोल प्ले करवाते। याद आ रहा है कुछ? तो अगर मैं बोलता हूँ इन सब में देखो, तो ये तो लास्ट हो ही गया। अब इन दोनों में अगर मैं बोलता हूं तो साइज तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी है, तो डी ब्लॉक में पूरे में साइज सिमिलर है, तो क्या चेक करोगे? जेड इफेक्ट। और बताओ 3D और 5D में जेड इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? 5D का, क्योंकि वो नीचे आता है। भाई 3D में तो 21 से 30 वाली लाइन चल रही है, और 5D में 57 से स्टार्ट होकर 80 तक जा रहा है। अरे बोलो ना, 57 का सीधा 72, याद है आपको हॉफ नियम? तो 80 वाली, 70 72 75 वाली लाइन और 21 22 वाली लाइन, ऑब्वियसली बात है 3 3.5 गुना जेड बढ़ चुका है, और साइज में कोई खास फर्क नहीं है। तो अट्रैक्शन अगर 3 3.5 अगर गुना बढ़ जाएगा तो जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा, जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है आईपी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो बताओ किसकी आईपी ज्यादा होगी, 5D की या 3D की? हाँ 5D। तो 5D आएगा, फिर 3D आएगा, फिर 4D आएगा। ये ऑर्डर आईपी का नेट ऑर्डर है, किसके लिए? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप के अंदर। पर ये भी एक बात नहीं ध्यान रखना इसके अंदर भी, इसमें नई बात क्या है, ये वैलिड है, वैलिड फॉर ग्रुप नंबर 7 8 9 11 12। सिर्फ 5 ही डी ब्लॉक के ग्रुप्स में ये लगता है। ग्रुप के जो डी ब्लॉक के ग्रुप है वो 5 नहीं है, 10 है, 3 से लेके 12 तक। लेकिन 7वां 8वां 9वां 11वां 12वां ग्रुप का अगर आपको 3D 4D 5D का एलिमेंट दिया जाएगा तो नीचे नीचे वाले 5D को आगे कर देना, 3D को बीच में, 4D को लास्ट। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आईपी का ऑर्डर आपको इस प्रकार से देखना है, मतलब आईपी का ऑर्डर आपको देख चेक करना है, तो ये ऑर्डर आएगा एक 5D, एक आएगा 4D, एक आएगा 3D। अब बीच में आ गया 4D, कौन आ गया? बीच में 4D आ गया। अब ये कहां लगेगा, तो ये लगेगा फॉर ग्रुप नंबर 4 5 6 और 10। 4 5 6 और 10 वाले ग्रुप नंबर के अंदर ये ऑर्डर लगेगा। ये ऑर्डर अपने आप में लीस्ट इंपॉर्टेंट है, आज तक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, हमेशा क्वेश्चन आता है तो ऊपर से आता है। ये सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट से साइज में वेरिएशन है, मतलब बहुत सारी चीजें वहां वेरी करती है, तो ऐसा नहीं होता है कि आपको एक ऑर्डर में सारा काम हो जाए, नहीं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हमेशा कुछ ना कुछ ऑर्डर, जो भी ट्रेंड अपन निकालेंगे वो वेरी करता हुआ ही आएगा। आपको दो बातें याद रखनी पड़ेंगी एक्स्ट्रा उसके अंदर। लेकिन बस बात यह है इंपॉर्टेंट कि ऊपर वाले से ही पूछने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, इसी से पूछता है, ये पूछा भी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूं मैं आपको यहाँ पर कि आपने कभी मान लो कभी ऐसा समय आया कि आपका मॉड्यूल 4 5 बार हो गया, रेस 4 5 बार हो गई, फिर भी समय समय बच रहा है, हाइपोथेटिकल, है ना। 4 5 बार, एक बार ही नहीं होता हमसे मॉड्यूल, ये 5 बार करवा रहा है। लेकिन मान लो एक बार के लिए कभी ऐसा हो जाए सपनों में, तो अगर आप ऐसा सोचो कि कोई बुक सॉल्व कर लें और बुक में आपको इससे क्वेश्चन मिल जाए, चौथे 5वें 6ठे 10वें ग्रुप से, और ऑर्डर इससे दे रखा हो आईपी का, तो आप उस टाइम भी ये ना सोचोगे हमें तो ये लिखवाया था सर ने, ऑर्डर तो इससे आ रहा है, तो इससे भी है, लेकिन 4 5 6 10 वाले ग्रुप में है। ये तो 99% चांसेस है, 100% चांसेस मान लीजिए आप इससे पूछता है। ठीक है, आपको पता है ये डी ब्लॉक के कितने ग्रुप की बात करी अभी हमने? 9। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 10 12 हो गया, थर्ड वाला बाकी है अभी, है ना। आपको पता थर्ड वाले के अंदर, ग्रुप नंबर थर्ड के अंदर ऑर्डर आईपी का फिर अलग है, उसमें 3D है, 4D है और 5D है। अब ये क्या नई बात है, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर 3D में थर्ड वाले ग्रुप के अंदर साइज बढ़ रहा था या कम हो रहा था? याद है स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथनम, मैंने कहा था इसमें साइज लगातार बढ़ता ही है, यहाँ लेंथ एंड कॉन्ट्रेक्शन का इफेक्ट नहीं आया था। तो साइज अगर बढ़ेगा तो आईपी क्या होगी? अरे साइज बढ़ेगा तो आईपी क्या होगी? कम। तो 3D की आईपी ज्यादा, 4D की कम, 5D की कम, तो ये तो आना ही था, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो ऑर्डर नॉर्मल है ना। मेन बात ध्यान रखने वाली बस ये है ना। और ये इसलिए कि भाई आपको होना चाहिए आपकी कॉपी में, कभी मिल जाए तो आप बता सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताओ, देखिए यहाँ पे ये लिख दो, यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर थर्ड और थर्ड बी। ठीक है, एग्जाम्पल बताओ, देखिए यहाँ पर आईपी के ऑर्डर ले रहे हैं अपन, आपको ग्रुप नंबर बताना है। पहला दिया यहाँ पे टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, बताओ कौन सा ग्रुप नंबर है ये? ग्रुप नंबर 4। तो ग्रुप नंबर 4 है, तो 4 के साथ में बता दो क्या होगा, 5D का ज्यादा, 4D का कम, 3D का और कम, बोलो ना। ये 3D का है, ये 4D का और ये 5D का है, कर सकते हो। एक लिया मैंने यहाँ पर, मान लीजिए कॉपर, Ag और Au, ये ग्रुप नंबर 11। ग्रुप नंबर कौन सा है ये? 11 वाला ग्रुप है, तो इसमें 5D वाला ये है, ये 4D है और ये 3D है। तो मैं बोलता हूँ ऐसा इसमें से आ रहा है, तो हमारे लिए आईपी का ऑर्डर क्या होगा?
AU सबसे आगे होगा, फिर कॉपर आएगा, फिर AG आएगा, 5D 3D 4D, बोलो सही है। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, ये ग्रुप नंबर हो गया थर्ड। कौन सा हो गया? ग्रुप नंबर थर्ड, और थर्ड भी, ठीक है। ये ग्रुप नंबर थर्ड यहाँ पर है। इसमें क्या है, 3D का ये है, ये 4D का, और ये 5D का है। तो 3D 4D 5D में ऑर्डर जो है लगातार डिक्रीजिंग आ रहा है। ये हमारे लिए आईपी के ऑर्डर्स हैं, नॉर्मल ऑर्डर्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब देखते चलो कुछ पॉइंट्स, पहले अभी डिटेल डिस्कस कर लो इसके, फिर एक बार क्वेश्चंस देखते हैं। ये कुछ पॉइंट्स आए यहाँ पर। अब बात करते हैं, ये डी ब्लॉक के बाद हुई ग्रुप्स में, किसमें बात हुई? ग्रुप में। अब बात करते हैं डी ब्लॉक के अंदर पीरियड में क्या होता है ना। तो डी ब्लॉक के पीरियड के अंदर अगर मूव करोगे, तो यहां लिख रहा हूं मैं फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर, ठीक है। इन डी ब्लॉक ट्रांजिशन सीरीज, इन डी ब्लॉक ट्रांजिशन सीरीज, डी ब्लॉक के अंदर जो ट्रांजिशन सीरीज आती है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ आईपी, ऑर्डर ऑफ आईपी इज इररेगुलर। ऑर्डर ऑफ आईपी जो है वो इररेगुलर मैनर में मिलता है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब बात यह है कि इसमें ऑर्डर ऑफ आईपी इररेगुलर मैनर में क्यों मिलता है, आप खुद सोचो। डी ब्लॉक की 3D सीरीज की बात कर लो केवल, लेफ्ट टू राइट जाने पर भाई मुझे बताओ आईपी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? जेड इफेक्ट, सिग्मा भी अफेक्ट करेगा क्योंकि सिग्मा से साइज वगैरह बढ़ती है, साइज भी अफेक्ट करता है, सिग्मा भी अफेक्ट करता है, जेड इफेक्ट भी अफेक्ट करता है, इवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अफेक्ट करता है। स्टेबल वाले में आईपी ज्यादा हो जाती है, याद है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए तो ये चारों फैक्टर, सिग्मा, साइज, जेड इफेक्टिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आईपी को अफेक्ट करते हैं। और मैं कहता हूं ये चारों ही फैक्टर डी ब्लॉक की ट्रांजिशन सीरीज में अलग अलग चलते हैं, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है। आपको याद है डी ब्लॉक में जब 3D ट्रांजिशन सीरीज का साइज निकाल रहे थे, तो शुरू के 5 में जेड इफेक्ट सिग्मा पे ज्यादा हो गया था, साइज कम हो गई थी। 3 में बराबर हो गया था, लास्ट के 2 में सिग्मा डोमिनेट कर गया था। तो जेड इफेक्ट और सिग्मा वेरी कर रहे हैं, कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं कि जेड इफेक्ट ही बढ़ रहा है या सिग्मा ही बढ़ रहा है, अलग अलग चल रहा है। साथ में साइज भी, शुरू के 5 में साइज कम, 3 में बराबर, लास्ट के 2 में बढ़ जाती है, तो साइज भी वेरी कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बीच में क्रोमियम का इफेक्ट हो जाता है 4:1 3d5, कॉपर का इफेक्ट हो जाता है 4:1 3d10, याद है। तो सारे फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जेड इफेक्ट हो गया, सिग्मा हो गया, साइज हो गया, सभी जो फैक्टर आईपी को अफेक्ट करते हैं वो सभी वेरी करते हैं, सभी चेंज हो रहे हैं, सभी इरेगुलर मैनर में चल रहे हैं। किसमें? 3D की ट्रांजिशन सीरीज में, 4D ट्रांजिशन सीरीज में, 5D ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। तो पक्की बात है जब सारे फैक्टर जो आईपी को अफेक्ट करते हैं वो खुद ही बदल रहे हैं, तो आईपी का ऑर्डर आपको रेगुलर तो नहीं मिल सकता। आईपी का ऑर्डर पक्की बात है इरेगुलर ही मिलेगा, क्योंकि सारे फैक्टर चेंज हो रहे हैं, वो खुद ही रेगुलर नहीं है। तो आईपी का ऑर्डर रेगुलर कैसे मिल सकता है? तो आईपी का ऑर्डर रेगुलर नहीं मिल रहा है, इरेगुलर मिल रहा है, तो उसका कारण क्या है? ड्यू टू, ये रीजन क्या है बताओ? पहला रीजन इरेगुलर, इरेगुलर साइज एंड साइड इफेक्टिव कह सकते हैं, irregular size and side effective. B, exceptional electronic configurations, exceptional इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं और उसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। तो हमें क्या याद रखना है सर? आपको सिर्फ 3D ट्रांजिशन सीरीज का याद रखना है। इन 3D सीरीज आईपी ऑर्डर इज डिक्रीजिंग, आईपी ऑर्डर इज डिक्रीजिंग एट 2,6,7 इंटरवल। ये एक नई बात है। आईपी ऑर्डर आपको 3D सीरीज का ही याद करना है, क्योंकि 3D का ही एनसीईआरटी मेंशन करती है, 4D 5D में फिर चेंज है। 3D सीरीज के अंदर 2, 6 और 7वें अंतराल पर आपको आईपी का ऑर्डर घटाते हुए क्रम में ले जाना है, बाकी में आईपी का ऑर्डर बढ़ते क्रम में ही जाएगा, जैसे लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ना चाहिए जेड इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देते हैं, चलो आईपी का ऑर्डर बताना है अपने को यहाँ पर 3D सीरीज के अंदर, किसमें? 3, तो बताओ 3D सीरीज कौन सी है, कहां से स्टार्ट होती है? स्कैंडियम, स्कैंडियम से स्टार्ट होगी, टाइटेनियम होगा, वेनेडियम होगा, क्रोमियम होगा, एमएन होगा, एफई होगा, सीओ होगा, एनआई होगा, और कॉपर होगा, और जिंक होगा। बोलो ना। ये लो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड मूव कर रहे हैं, तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आईपी बढ़ना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए था ऐसा, ऑर्डर होना चाहिए था ऐसा। लेकिन मुझे 2, 6 और 7वें अंतराल पे ऑर्डर को कैसा करना है? डिक्रीजिंग। तो ये पहला अंतराल, ये दूसरा, तो मैंने यहां कर दिया उल्टा, ठीक है। ये कौन सा इंटरवल हुआ? सेकंड, ये हुआ सेकंड इंटरवल, बोलो ना। ये रहा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये 6th और 7th, ये उल्टा कर देना और ये उल्टा कर देना, तो ये हो गया यहां पे मेरे पास कौन सा इंटरवल? 6,7 इंटरवल। इन 3 इंटरवल में आपको ऑर्डर डिक्रीजिंग कर देना है, बाकी इंटरवल में ऑर्डर इंक्रीजिंग ही जाएगा। नेट ऑर्डर कभी भी आपसे नहीं पूछेगा, आपको इस पूरी सीरीज में से कभी ये 2 एलिमेंट उठा के दे देगा, या ये 2 एलिमेंट उठा के दे देगा, ये 2 एलिमेंट उठा के दे देगा, लेकिन आपको नेट पूरा कभी भी एक साथ नहीं पूछेगा पूरी सीरीज का। बात समझ में आ रहा है कि आपको सीरीज का नेट ऑर्डर पूछा जाए? कभी भी ऐसा नहीं होगा, पूछा ही नहीं है इसको भी आज तक, लेकिन मेंशन किया हुआ है, चांसेस है तो आ सकता है, ठीक है। ये रहा, ये तो हुई डी ब्लॉक के अंदर सीरीज में बात कि पीरियड में मूव करने पर क्या होगा। 2, 6 और 7वें अंतराल में आपको कम कर देना। लेकिन डी ब्लॉक में पता है एक बात अच्छी है,
कि 3D सीरीज हो या 4D सीरीज हो या 5D सीरीज हो, तीनों सीरीज में हम क्या बोलते हैं, पीरियड में जाने पे, लेफ्ट राइट जाने पे जेड बढ़ेगा तो आईपी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से लेफ्ट मोस्ट वाले एलिमेंट की आईपी सबसे कम और राइट मोस्ट की सबसे ज्यादा। भाई जेड बढ़ेगा तो आईपी बढ़ेगा ना, तो लेफ्ट मोस्ट की कैसे होनी चाहिए, सबसे कम, और राइट मोस्ट की सबसे। वो 3D में भी फॉलो होता है, 4D में भी फॉलो होता है, 5D में फॉलो होता है। 3D सीरीज में भी लेफ्ट मोस्ट वाला पहला एलिमेंट कौन सा है, स्कैंडियम, उसकी आईपी मिनिमम रहती है। और राइट मोस्ट में कौन आता है, जिंक, मैक्सिमम रहती है। बीच में कितने ही चेंजेस आ जाए, लेकिन इसकी मिनिमम फर्स्ट एलिमेंट की और लास्ट एलिमेंट की मैक्सिमम फिक्स है। ये 3D में भी है, 4D में भी है, और 5D में। 4D में मिनिमम किसकी, इट्रियम की, मैक्सिमम किसकी, कैडमियम। 5D में मिनिमम किसकी, लैंथनम की, और मैक्सिमम किसकी, मरकरी की। बीच में रेगुलर चेंजेस नहीं है, इरेगुलर चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की मिनिमम मैक्सिमम आईपी फिक्स होती है डी ब्लॉक के अंदर, 3D 4D 5D सीरीज। तो ये अच्छी बात है, फर्स्ट लास्ट अपने को याद नहीं रखना है ना। बीच में भी अपने को 3D का ही ध्यान रखना है। क्या हुआ, तुम तो ऐसे हो जाते हो बिल्कुल पस्त, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले। तो ऐसे समझ में आया नहीं आया, ये सब उड़ गया, बिल्कुल इजी था ये, कुछ भी टफ नहीं है इसमें अभी तक। आप क्या करोगे, उतार लो इसको फटाफट पहले, जल्दी उतारना बस। अरे बातें नहीं करो यार प्लीज, लिखो। लिखो। 1 to 40 वाला क्वेश्चन जो मैंने था होमवर्क दे दिया था ना आपको,
और उसके बाद में 60 तक दे दिया था ना, हाँ ठीक है। फर्स्ट कॉलम। बातें नहीं करो यार, लिखो।
हाँ आपसे ही कह रहा हूँ, जैकेट वाले। हाँ शांत रहो, लगातार बातें करते हो पीछे मुड़ते ही। अरे हाँ बेटा, आप ही इतना भूले मत बना करो। मैं तुमसे बड़ा हूं पर बूढ़ा नहीं हूँ। मुझे पता है कौन कर रहा है। तुम ऐसे बन जाते हो और इसको पता चल गया। डोकरा थोड़ी हो गया मैं। गजब भी करते हो। हो गया उधर का पूरा। अरे यार बातें नहीं करो इतनी। लिखते वक्त बातों की जरूरत नहीं पड़ती इतनी।
ये हो गया। जल्दी लिखो। बहुत स्लो है यार लिखने का मामला। 6 बजे से क्या है, 20 मिनट लगा दी तुमने इतने से बोर्ड को लिखने में। जबकि क्या है, पूरा बोर्ड यहां से लेके लास्ट तक पूरा बोर्ड 15 मिनट में भर जाता है, सब कुछ हो जाता है। हंसने वाली बात नहीं है। दूसरों में और तुम्हारे में बहुत फर्क आ जाएगा फिर। मेरे पास टाइम उतना ही है। दूसरों में 40 एग्जाम्पल 30 एग्जाम्पल होंगे तो तुम्हारे में 15 ही रह जाएंगे। लॉस होगा इसमें मजाक मजाक में। 20 मिनट तक तुम आधा बोर्ड भर रहे हो, तुम्हारी क्लास में लाइव जा रहा है इसलिए वैसे ही बोर्ड शॉर्ट है। उतना पार्ट तो यूज ही नहीं कर पाते। वैसे ही रब करने में एक्स्ट्रा टाइम ज्यादा था, क्योंकि वहां तक भरते हैं तो ज्यादा कवर होता है, रब भी कम करना पड़ता है। ये तो रब करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और तुम लिखते हो और स्लो हो। कैसे कवर करेंगे बताओ। लगातार बातें भी कर रहे हो। ये आज बोल दिया, आज के बाद बोलूंगा नहीं। तुम्हें लिखने की स्पीड ध्यान रखनी है। मैटर में कट शॉर्ट करना मुझे नहीं समझ में आता है, और ना तुम चाहते होंगे। फिर इसलिए क्या है, ईमानदारी से स्पीड से लिखो और बातें मत करो बिना बात की। लगे रहते हो इसलिए स्लो हो जाता है। बातें करते करते लिखोगे तो ऑब्वियसली बात है स्पीड कम हो जाएगी। चलो ठीक है, पहले ये देखो। देखो एक बार, कुछ पॉइंट्स वहां तक हो गए थे। 4 पॉइंट हुए थे ना। पांचों पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। हमने डी ब्लॉक के पीरियड्स और ग्रुप में देख लिया था क्या होता है। एफ ब्लॉक की बात नहीं करी थी। एफ ब्लॉक में स्पेशली लेंथराइट्स की बात करते हैं, क्योंकि एक्टिनाइट्स में तो रेडियो एक्टिव नेचर वगैरह होता है। लेंथराइट्स में लेफ्ट राइट मूव करने पर हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट राइट मूव करने पे जैसे जेड बढ़ता है जेड इफेक्ट बढ़ता है। जेड इफेक्ट बढ़ने के साथ आईपी का क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यहाँ बढ़ता भी है कंटिन्यूसली। तो ये भी एक अच्छी बात आ गई कि एफ ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेफ्ट राइट जाने पे जैसे जेड इफेक्ट बढ़ेगा वैसे आईपी बढ़नी चाहिए। लगातार बढ़ती है सीरियम से लेकर लुटेशन तक। कोई बीच में ईयू वगैरह में या वाईबी वगैरह में साइज में चेंज होने के कारण से कोई फर्क नहीं पड़ता। जेड इफेक्ट रोल प्ले करता है और लेफ्ट राइट जाने पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ही निकल के आता है जेड इफेक्ट के कारण से आईपी का। ये नया पॉइंट नहीं है। डिफरेंट स्पीशीज हो सेम एलिमेंट की या आइसोलेट स्पीशीज हो, ऑलवेज आपको चार्ज फैक्टर देखना था, याद है। जेड इफेक्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल और नेगेटिव के, और आईपी जेड इफेक्ट के। तो इनडायरेक्टली आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए पॉजिटिव चार्ज के, और नेगेटिव चार्ज की कैसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कभी चार्ज और आउटरमोस्ट शेल सेम हो जाए तो ऐसे केस में ऐसे कॉन्फ़िगरेशन का जिसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस वाला आ रहा है NH2 NP6, उसकी आईपी हर अदर कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा होगी। वो कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन हो या वो भले सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों ना हो। अब ये सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नाम सुना है आपने। सूडो मतलब होता है झूठा, फॉल्स। ऐसा लगता है उस कॉन्फ़िगरेशन को देख करके कि इनर्ट गैस में वो चला गया है, लेकिन वो एक्चुअल में इनर्ट गैस होता नहीं है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6। आउटोमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 2 और 6। लेकिन अगर आउटोमोस्ट शेल में NH2 NP6 ND10 18 इलेक्ट्रॉन दिखे तो वो सूडो इनर्ट गैस है। कैसा है वो, इसको देख के एक बार के लिए लगता है, एक झलक आप देखोगे तो ऐसा लगेगा आपको NH2 NP6 इनर्ट गैस बन गया। जबकि वो NH2 NP6 ND10 भी है। 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब वहां 6 8 की बजाय 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है डी के, बोलो सही है। तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन से भी ज्यादा स्टेबल होता है कौन सा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, या कोई भी अदर कॉन्फ़िगरेशन ले लो। इसके बेस पे एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर, पोटेशियम प्लस और कॉपर प्लस। देखो एटॉमिक नंबर कितना है इसका और इसका कितना है, 10 का डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर भी पोटेशियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने ये,
क्या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया? कॉपर प्लस का लिखा तो ये 3s2 3p6 3d10, देखो 3 ऑटोमोशियल इसका 3 है, और इसका ऑटोमोशियल अब 3 बन चुका है इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में 3 बन चुका है। लेकिन इसके ऑटोमोशियल में 18 हो गए, 2 6 और 10, 18 ऑटोमोशियल के अंदर, तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन हुआ? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का टाइम, बोलो सही है। और इसमें 8 है तो कैसा है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इन दोनों में आपको ध्यान रखना है, इनर्ट वाले की सूडो इनर्ट वाले से आईपी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रहा है? ऐसा मत सोचना सर 19 से 29 में तो डिफरेंस 10 का आ गया, 10 जेड बढ़ जाने का मतलब जेड इफेक्ट बहुत बढ़ जाएगा, आईपी बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो पक्की बात है उसी की आईपी ज्यादा मान की चल रही है। ठीक है, अब आपको ऑर्डर, ये सारे मुख्य मुख्य जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे कवर कर लिए रिक्वायर्ड क्वेश्चंस के लिए। अब आपको अरेंज करना आईपी का ऑर्डर, इन सभी के अंदर एनपीओएस 4 एलिमेंट दिए हैं, स्क्वायर काट के दिया है, पहला काम पोजीशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो। याद है आपको साइज में भी करवाया था ऐसा? तो ये रहा नाइट्रोजन यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7, इसके बाद में कहीं आएगा एटॉमिक नंबर 8, इसके नीचे कहीं आएगा फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, इसके नीचे कहीं आएगा सल्फर एटॉमिक नंबर 16। ये कौन से पीरियड के हैं? सेकंड पीरियड के हैं। ये कौन से पीरियड के हैं? थर्ड पीरियड के हैं। सेकंड वालों की आईपी थर्ड वालों से ज्यादा ही होगी, साइज छोटा है। कॉन्फ़िगरेशन इसका 2p3, इसका 2p4, इसका 3p3, इसका 3p4। क्या p3 की आईपी p4 से ज्यादा? क्या p3 की आईपी p4 से ज्यादा? क्या सेकंड वालों की थर्ड से ज्यादा? ये लो यहाँ पे, तो इन दोनों की इन दोनों से ज्यादा, और इन दोनों में नाइट्रोजन ज्यादा, तो सबसे आगे कौन? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर। कर सकते हो? ये सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का और ये थर्ड पीरियड का। पहले 3-3-2-2 ऑर्डर आया था साइज में, अब उल्टा ऑर्डर आ गया रेडियस आईपी में, क्योंकि साइज और आईपी का रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स। कैसा होता है? इनवर्स। आ जाओ इसमें, यहाँ पे बताओ, प्रैक्टिस के लिए बताया। ओ यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ फ्लोरीन आएगा, एटॉमिक नंबर 8 है, इसका 9 है, इसके नीचे यहाँ कहीं सल्फर आएगा, बोलो ना, इसके नीचे यहाँ कहीं क्लोरीन आएगा। कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर के साथ से कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर लो। इसका 2p4 होता है, इसका 2p5 होता है, इसका 3p4 होता है और इसका 3p5 होता है। क्या p4 p5 में कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है क्या? कोई s2p1, कोई p3p4? नहीं। लेफ्ट राइट जाने पे तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या बोलोगे? लेफ्ट राइट जाओगे जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आईपी भी बढ़ेगा। ये बढ़ गया, इन दोनों में इसका ज्यादा, इन दोनों में इसका ज्यादा, और सेकंड वालों का थर्ड से ज्यादा, क्योंकि साइज छोटा है। बोलो, तो इन दोनों का इन दोनों से ज्यादा, और इन दोनों में एफ का ज्यादा, तो सबसे आगे कौन? एफ, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर सल्फर। ये ऑर्डर आ गया। कर सकते हो? इस पे बेरिलियम, फिर यहां कहीं आएगा बोरोन, इसके नीचे यहां कहीं आएगा मैग्नीशियम, इसके नीचे यहां कहीं आएगा एल्यूमिनियम। इसका एटॉम नंबर 4 है, इसका 5 है, इसका 12 है और इसका 13 है। कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करो। इसका 2s2 होता है, इसका 2p1 होता है, ये 3s2 होता है, ये 3p1 होता है। तो बताओ क्या करें? थर्ड वालों का, सॉरी सेकंड वालों का थर्ड वालों से ज्यादा, और s2 का p1 से ज्यादा, s2 का p1 से ज्यादा। एटॉमिक नंबर डिफरेंस 1 तक वैलिड था, याद है? तो इन दोनों का अगेन इन दोनों से ज्यादा, और इन दोनों में इसका ज्यादा। सबसे आगे कौन? बेरिलियम, फिर फिर ये ऑर्डर आ गया। 3 एग्जांपल मेरे ख्याल सफिशिएंट है आपको समझाने के लिए। पैटर्न पैटर्न क्या रहेगा? आ जाओ इस पे। यहाँ पे ये आइसोटोप सेम, प्रोटॉन सेम है, जेड सेम तो जेड इफेक्ट सेम, इलेक्ट्रॉन सेम तो सिग्मा सेम। जब जेड इफेक्ट सिग्मा दोनों आईपी को अफेक्ट करने वाले सेम हो गए तो आईपी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। बताओ, सेम एलिमेंट की अलग अलग स्पीशीज, 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 आइसोलेटॉनिक स्पीशीज। तो इन सभी में आपको ऑलवेज गो फॉर द चार्ज फैक्टर। बताओ, +5 ज्यादा है तो आईपी ज्यादा होगा। ये ऑर्डर ऐसा निकल के आएगा, माइनस बढ़ेगा आईपी कम होगा, प्लस बढ़ेगा आईपी बढ़ेगा। आर्गन आर्गन प्लस में क्या बोलोगे? आर्गन प्लस का ज्यादा होगा। सेम एलिमेंट में सिर्फ चार्ज देखोगे, कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखोगे। लिथियम प्लस, बेरिलियम प्लस टू, ब्रोन प्लस, क्या सभी के सभी 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं? सभी के सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। गो फॉर चार्ज +1 से +2 की ज्यादा, +2 से +3 की ज्यादा। बोल सही है। वे नवाब थे। ग्रुप नंबर बताओ। यस सर, यस सर, क्या कर रहे हो? ग्रुप नंबर बताओ। ग्रुप नंबर कौन सा है इसका? 5। इसका ग्रुप जिंदगी का बड़ा हो गई। ग्रुप नंबर कौन सा? हाँ, 12। तो ग्रुप नंबर 5 के साथ 4 5 6 10 में क्या था? 3D 4D 5D का ऑर्डर। 3D 4D और ये 5D में क्या था? 5D, फिर 4D, फिर 3D। याद है? तो ऑर्डर यही जाएगा, है ना? जिंदगी कबाड़ा हो गई में 7 8 9 11 12 में 5D 3D 4D। तो पहले नंबर पे ये आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा और थर्ड नंबर पे ये आएगा। बोल सही है ना? इस पे आ जाओ। ये है 3D का, ये है 4D का, ये है 5D का और ये है 6D का। याद है आपको? बताओ, इन चारों में साइज का ऑर्डर क्या था? ये ग्रुप नंबर कौन सा है? हाँ, थर्ड। तो इनमें साइज का ऑर्डर पता है आपको? साइज का ऑर्डर स्कैंडियम से इट्रियम बढ़ रहा था, इट्रियम से लेंथनम भी बढ़ रहा था, और लेंथनम एसी बराबर हो गए थे ड्यू टू एलसी इफेक्ट। याद आ गया?
अब बताओ, अगर साइज का ऑर्डर ये है तो आईपी का ऑर्डर क्या होगा? स्कैंडियम से इट्रियम कम होगा, इट्रियम से एलए भी कम होगा, और एलए इसी में कौन ज्यादा? हाँ, एसी का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लेंथ एंड कंडीशन का इंपैक्ट था। तो मैं ओवरऑल लिखूं यहाँ पे, तो ओवरऑल अगर लिखेंगे तो अपन यहाँ पे स्कैंडियम, फिर एट्रियम, फिर एसी, फिर लेंथ। मैंने एसी को आगे कर दिया बस, और कुछ नहीं करा, ठीक है, क्योंकि एल एसी में एसी का ज्यादा था। बोल सही है? तो पहले साइज का ऑर्डर लिखा, उसके बेस पे आईपी लगाया और इसको आगे कर दिया, इसके पीछे कर दिया, ऑर्डर आ गया। बोल सही है? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये है H2, ये है P1 ज्यादा, ये 4S2, ये 4P1। यहाँ डेल्टा जेड का डिफरेंस 11 था, लेकिन स्टिल वैलिड था, याद है? हाँ, तो इसी का ज्यादा होगा। ये 3P3 और ये 3P4, P3 की ज्यादा। ये 5P3 और ये 5P4, यहाँ पे n = 5 है, फिफ्थ पीरियड है। कौन सा पीरियड है? फिफ्थ पीरियड में वैलिड नहीं था, याद है? फिफ्थ पीरियड में P4 की P3 से ज्यादा होगी। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कौन सा ग्रुप दिया है आपको? ये 13 ग्रुप दिया है। पहले इनके अंदर मुझे साइज का ऑर्डर बताना जरा। साइज का, बोरोन से एल्यूमिनियम साइज बढ़ेगा, एल्यूमिनियम गैलियम में साइज का ऑर्डर ये था, याद है आपको? टीसी इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? टीसी इफेक्ट। फिर गैलियम से इंडियम फिर साइज बढ़ेगा, और इंडियम थैलियम में फिर से बराबर हो गया था, याद है? एलसी इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? अगर साइज का ऑर्डर ये, तो साइज का ही एक बार ओवरऑल ऑर्डर बताओ, या साइज के बेस पे चलो आईपी का ऑर्डर बताओ। बताओ, बोरोन से एल्यूमिनियम आईपी साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो आईपी कम होगी, साइज बढ़ रहा है तो आईपी कम हो, तो बोरोन से एल्यूमिनियम आईपी कम हो रही है। दोनों का बराबर हो गया तो बराबर वाले में नीचे वाले की आईपी ज्यादा, गैलियम की। फिर से साइज बढ़ रहा है तो आईपी कम होगा, बोलो ना। फिर साइज ऑलमोस्ट बराबर हो गया तो आईपी नीचे वाले का ज्यादा होगा। कर सकते हैं, है ना? नीचे वाले का आईपी ज्यादा होगा, बोलो सही है? अब मैं इसका आईपी का नेट ऑर्डर लिख रहा हूँ। आईपी का नेट ऑर्डर आपसे ऊपर वाला भी पूछा जा सकता है और नीचे वाला भी पूछा जा सकता है, दोनों ध्यान रखना है। तो बोरोन, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बोरोन के बाद में टीएल आएगा, फिर जीए आएगा, फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम आएगा, फिर लास्ट में इंडियम आएगा। ये यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो ये आईपी का नेट ऑर्डर है। अभी काफी सारे एग्जाम्पल्स बाकी हैं, ये लिख लो, ये हो पाएगा। लिखने की स्पीड का फर्क ये है कि दूसरे बैचेस में, मॉर्निंग बैचेस में, आज स्टार्ट हुआ था उस क्वेश्चन से जो अपने किया था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फर्स्ट आईपी। आपके वो क्वेश्चन भी हो चुका था, एक फैक्टर भी हो गया था। उनके उस क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था और ये सारे क्वेश्चन हो गए। मतलब इसके पूरे 27-28 क्वेश्चन जो मैंने करवाए वो सब हो गए। आपके स्टार्ट भी आगे से हुआ था, सेकंड फैक्टर जेड इफेक्ट से, और क्वेश्चन भी पूरे नहीं हुए। कम से कम 15 मिनट का लैग करता है। हर लेक्चर में अगर 15 मिनट लैग करेगा एक एक पूरा बैच, तो हर 4 लेक्चर में पता है 1 घंटा लैग हो जाओगे, और 1 घंटा कवर नहीं होगा। 1 घंटा फिर कैसे कवर होगा? जब तुम्हारी लास्ट क्लास आएगी तो 8:15 नहीं, वो 9:15 छूटेगी, और हर 2-3 दिन में वो ऐसे ही होगा। वो खींचेगा ही खींचेगा। और तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी खींचेगी? उनकी भी खींचेगी, वो हमेशा आगे ही चलते रहेंगे। तो लिखने की स्पीड का ध्यान रखो बस, या पूरा मामला बिगड़ जाएगा तो भाई।
हाँ, ग्रुप नंबर 12। फाइव डी, 3D, 4D। सेम डे रिवाइज कर लेना इनको। रिवाइज नहीं करोगे तो ये निकल जाएंगे, है ना, दिमाग से भूल जाओगे। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कहाँ कहाँ कौन कौन सा फैक्टर कैसे कैसे लगाया गया था। जैसे फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स में अपने क्या किया, पहले उसको मेंशन किया, फिर उनका पीरियड देखा, है ना, कौन सा सेकंड पीरियड का है, कौन सा थर्ड पीरियड का है, सेकंड वालों का थर्ड से ज्यादा, सेकंड में कौन ज्यादा, उसको आगे किया। तो ये अपनी लैंग्वेज में एक बार पेंसिल से नोट्स में लिख लेना घर जाके रिवीजन करते वक्त। ये चीजें लास्ट में बिल्कुल जब इनॉग्रेशन खत्म हो जाएगी और साल का एंड हो जाएगा ऑलमोस्ट, तब ये चीजें बहुत हेल्प करेगी। नहीं तो उस टाइम पे क्या होगा, ये सब चीजें ऐसे लगेगी बस लिखा हुआ है कॉपी में और रटना है, याद ही नहीं आएगा फैक्टर, आधा अधूरा याद आएगा। लेकिन अपनी लैंग्वेज में अगर थोड़ा थोड़ा सा 10 मिनट का रोज रिवीजन करते हुए आप मेहनत कर लोगे ना लिखने वाला पार्ट, तो लास्ट में आते आते बहुत ईजी हो जाएगा चीजों को रिवाइज करना। ये बात मान के चलना। कोशिश करना जितने भी सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश कर सको तो कर लेना। मॉड्यूल बनाओ तो मॉड्यूल के सॉल्यूशंस बना लेना, एक कॉपी बना लेना। सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है पूरा पूरा सॉल्व कर रहे हो, अपनी लैंग्वेज में रफ सॉल्व कर लो कि हाँ भाई आइडिया लग जाए कि इसमें ये फैक्टर लगा था और ऐसे करा था। जिस क्वेश्चन में अटक जाओ उसकी गलती भी लिख लो कि यहाँ ये सोच रहा था मैं, इसलिए आंसर गलत आ रहा था, ताकि आपको जब टेस्ट में जाओ तो उस तरह की गलती ना हो उस पैटर्न के क्वेश्चन के अंदर। हमेशा एनालिसिस मोर इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ के क्या जा रहे हो और वहां जाके क्या कर रहे हो और उसका बैक टू बैक वापस आकर के एनालिसिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर का एनालिसिस बहुत जरूरी है, उससे पता चलता है अगले पेपर में क्या गलतियां नहीं करनी। नेगेटिव भी 50-50, 60-60 नेगेटिव हो रहे होते हैं, तो इतने नेगेटिव से मार्क्स कितने आ रहे हैं वो तो छोड़ो, नेगेटिव बहुत सारे मार्क्स ले जाते हैं। तो एनालिसिस जब करते हैं ना तो मार्क्स मतलब नेगेटिव मार्क्स होने के कम चांसेस मतलब खत्म हो जाता है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। जितने नेगेटिव हो रहे होते हैं वो सब निकल जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव कम होते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो फोकस क्या है हमेशा, खुद के सेल्फ एक्सप्लेनेशन पे हमेशा रखना। घर जाकर के नोट्स में 10 मिनट का काम डेली बेसिस पे लिखना ही है कि आपको अपनी लैंग्वेज में पेंसिल से मेंशन कर लेना है कौन कौन सा पार्ट क्या क्या बताया गया था, कैसे बताया गया। आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेगा उससे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने कहा था डिस्कशन भी होगा, है ना? ठीक है।
गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बैठेंगे जल्दी। हैं